Bismillahirrahmanirrahim. Today, to 2nd June 2025, and we are doing contraception answering questions. Question number one: A 28-year-old Sarah who had a vaginal delivery 20 days. क्या हो गया आपका? नेट को प्रॉब्लम हो गया? मुझे हेलो? पता नहीं, ये जो है ना, हाँ हाँ, आवाज़ मैं ख़त्म हो गई थी। प्लीज़ आप दोबारा पढ़ लीजिए। मैं दोबारा करती हूँ। Lehman. Question number one, 28-year-old Sarah to have vaginal delivery 20 days ago. She is exclusively breastfeeding her child. She is sexually active, but contraception, she is sexually active, but currently not using a contraception method. She is hoping that lactation amenorrhea method, LAM, will prevent her getting pregnant. Which one of the following will not increase the risk of getting pregnant? Stop the feed night, supplementary feed, increase breastfeeding frequency, use specification, return to menstruation. अब जो है ना, ये कह रहा है कि कौन सी चीज होगी फॉलोइंग विच नॉट इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी को बढ़ाएगा नहीं, कौन सी चीज नहीं बढ़ाएगी? अगर स्टॉप नाइट फीडिंग करेगी तो ये तो प्रेगनेंसी को बढ़ा देगा, सप्लीमेंट्री फीड भी उसकी प्रेगनेंसी को इंक्रीज करेगा। इंक्रीज इन ब्रेस्ट फीडिंग फ्रीक्वेंसी, यूज ऑफ पेसिफायर्स। specifiers and the return of menstruation. जो रिस्क जो है ना वो रिटर्न ऑफ menstruation जो है ना वो रिस्क ऑफ। देखिए डॉक्टर साहब, पता है क्या है, नई नई ये नई नवेली दुल्हन है, बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ नहीं है। नई चीज़ें आएंगी तो नई नवेली दुल्हन होती है ना, तो उसके मेकअप को पहले हमने देखना होता है, खूबसूरत खूबसूरत कपड़ों को देखना होता है। तो अब हम इसका तिया पाचा करते हैं। इसका हम तिया पाचा कैसे करेंगे? डॉक्टर साहब, यंग एज है, 28 है, तो कोई आंटी बुढ़ी भी नहीं है, ठीक है जी। और 28 ईयर्स की है और वो पैरा 2 है। अब विजाइनल डिलीवरी कितने दिन पहले हुई है? 20 दिन पहले हुई है। डॉक्टर साहब प्लीज़ ये याद रखिएगा। अभी बताती हूँ क्यों उन्होंने 20 दिन बताया। 20 दिन पहले उनकी डिलीवरी हुई है और शी इज़ एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग। डॉक्टर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ब्रेस्ट फीडिंग और नॉट ब्रेस्ट फीडिंग। ये जो है ना, ये पूरा कॉन्ट्रासेप्शन इसके ऊपर बेस करता है। ये यूके मैक 1 2 3 4 जो भी कुछ हम करते हैं वो अलग चीज़ आती है, क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है इसके लिए। तो प्लीज़ इस लफ्ज़ को आपने कभी मिस नहीं करना। अब मिस क्या नहीं करना है, तो देखिए, शी इज़ एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग, तो मतलब वो आंटी जो है ना सिर्फ उसको ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, मैडम जो है ना उसको ब्रेस्ट फीडिंग एक्सलो, तो उसको बच्चे के ऊपर आजू बाजू की चीज़ें जो कहते हैं ना, इधर उधर की चीज़ें नहीं दे रही हैं, वो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं। अच्छी अम्मा, प्यारी मामा आई हैं, ठीक है जी, अपनी चाइल्ड को। और वो सेक्सुअली, शी इज़ सेक्सुअली एक्टिव बट करंटली नॉट यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं करी। अब वो ये कह रही है कि मुझे मैं लैक्टेशनल एमेनोरिया है क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हूँ, तो प्रिवेंट हर गेटिंग प्रेग्नेंट। तो क्या कह रहा है कि वो लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है ना डॉक्टर साहब, पता है क्या, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी कर्म नवाजी है उसकी, कि ये जो होता है ना डॉक्टर साहब, आपने देखा भी होगा, 6 ज़्यादा 6 महीने का होता है, लेस देन 6 मंथ होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता लैक्टेशनल एमिनोरिया। डॉक्टर साहब, ये लैक्टेशनल एमिनोरिया जो है ना, इसको ये दूसरी चीज़ों का कॉन्ट्रासेप्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके इसके लिए लेटर ऑन करेंगे, मगर अभी से बता रही हूँ। तो देखिए, लैक्टेशनल एमिनोरिया जो है ना, वो चाह रही है कि उसको लैक्टेशनल एमिनोरिया है क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है। डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी ब्रेस्ट फीडिंग करती थी तो वो कॉन्ट्रासेप्शन पहले ज़माने में नहीं यूज़ होते थे। अभी
हमने किया था कि कॉन्ट्रासेप्शन के क्या फ़ायदे हैं और कॉन्ट्रासेप्शन के क्या नुकसान हैं। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि आंटी को लैक्टेशनल एमेनोरिया, अब वो ये कह रही हैं कि उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इंक्रीज द, नॉट इंक्रीज, डॉक्टर साहब इन्होंने ये खेल खेला, मैंने इस पर लाइन लगाई, ये नॉट इंक्रीज, तो वो क्या इंक्रीज नहीं करेगा ऑफ गेटिंग प्रेगनेंसी। देखिए डॉक्टर आपने बिल्कुल सही कहा, स्टॉपिंग द नाइट फीड। अब डॉक्टर साहब अगर हम फीडिंग रोकते हैं ना बेबी की, और एक दफ़ा फीड दिया, 2 दफ़ा फीड दिया, उसके साथ बॉटल फीडिंग भी हमने दे दिया, तो डॉक्टर साहब वो जो ओवुलेशन होती है ना वो स्टार्ट हो जाती है। ये हमें दिमाग में बात रखनी है, ठीक है। से एक्सक्लूसिव इन्होंने जो लफ्ज़ यूज़ किया प्लीज़ उसको आप याद रखिएगा। एक्सक्लूसिव का मतलब बस पक्का पक्का वो उसको ब्रेस्ट फीड कर रही हैं और कुछ नहीं कर रही। तो स्टॉप अगर हम नाइट फीड कर देंगे तो वो क्या होता है, फिर वो जो उनका ओवर रिलीज़ है ना वो हो जाता है, एमेनोरिया ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ये तो इंक्रीज़ कर देगा रिस्क, आपने बिल्कुल सही कहा। सप्लीमेंट्री फीडिंग से भी ज़ाहिर बात है इंक्रीज रिस्क करेगा, ज़ाहिर बात है उसको थोड़ी बात, एक्सक्लूसिव की तो बात ही निकल जाएगी ना दूसरे में। अब तीसरा क्या होगा, इंक्रीज इन ब्रेस्ट फीडिंग फ्रीक्वेंसी। अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देती है तो इसके इंक्रीज रिस्क ऑफ हर डॉक्टर साहब इससे इसका क्या ताल्लुक है लैक्टेशनल एमन है, वो चाहे दिन में 4 दफ़ा पिलाए, 5 दफ़ा पिलाए, 10 दफ़ा पिलाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो 5 दफ़ा पिलाती है तो क्या 10 दफ़ा अगर वो कर देगी ब्रेस्ट फीडिंग तो क्या वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। ये इसका कह रहा है कि प्रेगनेंसी के रिस्क को इंक्रीज़ नहीं करेगी। डॉक्टर साहब ब्रेस्ट फीडिंग तो वो कर रही है ना और उसको लैक्टेशनल एमेनोरिया हो गया है, तो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बच्चा चाहे भूखा मरे या उसको ज़्यादा पिला दे दूध मामा, तो ये तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से ये वाला इसका होगा इंक्रीज़ द ब्रेस्ट, क्योंकि इसका ताल्लुक नहीं है ना। अब बात करते हैं यूज़ ऑफ पेसिफायर्स। डॉक्टर साहब अगर वो जो बच्चों को चुसनी वुसनी दे देते हैं ना, ये वो जो देने हैं, तो डॉक्टर साहब ये चुसनी देने से और देने से क्या होता है डॉक्टर साहब, फिर वो जो बेबी का जो होता है ना, मामा का और जो बेबी का जो होता है ना, फिर ये बॉन्ड ख़त्म हो जाता है। तो ये ब्रेस्ट मिल्क से जो होता है ना डॉक्टर साहब एक बॉन्डिंग होती है जिससे ये ओवर जो होता है ना सप्रेस हो जाता है, ये अल्लाह की तरफ से होगा। और रिटर्न ऑफ मेंसेस, तो डॉक्टर साहब रिटर्न ऑफ मेंसेस हो गया तो वो प्रेग्नेंट तो हो ही जाएगी, जल्दी से रिस्क होगा। तो इस वजह से हमें इंक्रीज़ ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फ्रिक्वेंसी को, डॉक्टर साहब से ये ट्रिकी क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको समझ आएगा कि देखिए डॉक्टर साहब फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा हो या कम हो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। मामा ने कितना भी दूध पिलाए, वो चाहे 10 दफ़ा पिलाए या 2 दफ़ा पिलाए, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ये इंक्रीज रिस्क थोड़ी करेगी प्रेगनेंसी का, ये मकसद है। समझ आया? Okay. Yes, ma'am. अच्छा देखिए, Okay. अगर मैं उसके हम एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं ना तो इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी है। चलिए थोड़ी सी मैं बता देती हूँ पढ़ने, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन हमें नहीं करनी। हमें जो इम्पोर्टेंट है ना हमारे लिए हम उसकी बात करते हैं। पहले तो हम इसके बात कर लेते हैं, जो पहला वन है इसका आंसर है 1C, वही वाला जो हम कर रहे थे ना। अब आप ज़रा थोड़ा सा पढ़ लीजिए, पहला पढ़ लीजिए, फिर दूसरा मैं बताती हूँ, दूसरे से तक पढ़ना, ज़्यादा नहीं। Women using lamb should be advised that the risk of the pregnancy is increased if frequency of breastfeeding decrease. Stopping night feeds, supplementary feeding, use pacifiers when menstruation return or when more than 6 months postpartum. तो डॉक्टर साहब आपको ये Women याद रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन का आंसर है, या इस पे ये एक आपका ऑप्शन डिपेंड हो जाएगा। तो प्लीज़ ये याद रखिएगा कि मोर देन 6 मंथ अगर उसको मेंसेस, उसको व्हेन मेंस्ट्रुअल रिटर्न होगा, आफ्टर 6 महीने बाद उसको मेंसेस आ जाएगा, ब्रेस्ट फीडिंग की वो डिक्रीज़ करेगी। ब्रेस्ट फीडिंग को इंक्रीज़ नहीं करना, डिक्रीज़ करना है। तो ये वन ऑफ द फैक्टर होगा, इसका डिक्रीज़ करेगी। और क्या होगा कि ये और पेसिफायर्स का यूज़ होगा, या जो भी कुछ कर रही है, ये जो 3-4 चीज़ें लिखी है ना, 3 लाइनें, प्लीज़ इसको रट्टा लगाना, इसको छोड़ना नहीं है। समझ आ गई? okay, ma'am. अच्छा दूसरा पढ़ लीजिए प्लीज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। Women may be advised that if they are less than 6 months postpartum amenorrhea and fully breastfeeding, the LAM method is over 98% effective in preventing pregnancy. समझ आ गई ना बात? Yes, ठीक है, क्लियर। okay. ये इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन जो है ना वो फिर आपको टाइम मिलेगा, मैंने इसीलिए बुक को आपको कर दिया है, खुद ही आप फिर पढ़ लीजिएगा अपने इंफॉर्मेशन के लिए। मगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, ये
दो वाले जो पॉइंट्स है ना, ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब, दीज आर द बेसिक ऑफ दिस वन। ओके, प्लीज़ ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, करिए। Question number 2, 28-year-old woman para 4 week advice from GP regarding contraception. She had a vaginal delivery 10 days ago, but is happy to use the pill. Which of the following statements is regarding initiating contraception is correct during the postpartum period? Option number 1 is progesterone only pill can be safely used prior to 21 days postpartum. Use of COCP between 6 and 6 months is recommended for breastfeeding women. Non-breastfeeding women can start COCP before 21-day postpartum. Option number C. Option number D, postpartum women breastfeeding and not breastfeeding and non-breastfeeding can start COP after 6 weeks. Breastfeeding women can start COP in the first week of postpartum as there is sufficient evidence to prevent the safety of COP use while establishing breastfeeding. अब ये कह रहे हैं कि ये जो है ना इसमें लेनी है 10 दिन डिलीवरी को हुए हैं और इसमें इस्तेमाल करनी है, फिर इस्तेमाल करने से ये खुश होगी तो कौन सी पिल्स हमें इस्तेमाल करनी है? ऑप्शन नंबर ए देखें, यूँ दिमाग में रखिए, बस दो चार चीज़ें हैं इसमें जो आपने देखें डॉक्टर साहब, कॉन्ट्रासेप्शंस में है ना, COC का अलग है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए हमने क्या पॉइंट्स याद करने हैं, और वो प्लीज़ वो मैंने पहले वो तो कर लिया था, आई थिंक COC कर लिया था, तो वो मैंने डाल दिया उस पर, यूट्यूब पे उस पर से ले लीजिएगा। तो इसमें अब क्या देखें, आप दिमाग में ये रखें, क्योंकि आपको ये दो चार टॉपिक तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसके बेसिस पे ये कॉन्ट्रासेप्शन बेस करता है। अब ने आपका ये जो सवाल कह रहा है 28 है, यहाँ पे डॉक्टर साहब एज जो है ना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं आती है, इंपॉर्टेंस नहीं आ रही है एनीवे, मगर जो कोई डिजीज़ होती है ना उसमें एज इंपॉर्टेंट होती है, मगर बहरहाल उन्होंने दे दिया एज, तो अब हम क्या करें, पैरा 4 है और उसको एडवाइस किया है जीपी ने रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन को, उसको चाहिए, और वो वैजाइनल डिलीवरी है 10 दिन पहले, और उसको चाहिए पिल्स चाहिए, यूज़ ऑफ पिल्स। देखिए डॉक्टर साहब, दिमाग में बस इतनी बात याद रख लीजिए कि 6 वीक ब्रेस्ट फीडिंग और नॉन ब्रेस्ट फीडिंग, मैंने आपको यही बताया था कि ब्रेस्ट फीडिंग और नॉन ब्रेस्ट फीडिंग ये कॉन्ट्रासेप्शन की बेस है, बैकबोन है, ठीक है। तो अब देखिए डॉक्टर साहब, क्या होता है कि जो नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, वो जो डिलीवर होती है, अल्लाह की तरफ से क्या होता है कि जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसकी जो ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है ना, अल्लाह मियाँ उसकी ब्लीडिंग टेंडेंसी को कम कर देता है, ठीक है, कि ब्लीड ना करे, इतना सा भी लगे, क्योंकि बेबी का जो ब्लड होता है वो कम होता है, तो वो ब्लीड ना करे, तो इस वजह से वो जो कोगुलेशन फैक्टर्स हो जाते हैं ना, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। सम होते हैं वो नाम की बात अभी नहीं हो रही, सिर्फ एक दिमाग में बात रख लीजिए, क्योंकि आगे का जो ये हम करेंगे ना कॉन्ट्रासेप्शन, उसके बेस पे। तो देखो सब उसमें फिर क्या होता है कि वो जो उसके बेसिस पे क्या होने लगता है, अब जो हमारे पास पिल्स हैं ना, दो तरह की पिल्स जो होती हैं ना, दो तरह की होती हैं। एक पिल्स होती है जिसमें हम कंबाइंड कहलाते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होता है, एक होता है खाली प्रोजेस्टेरॉन होता है। अब देखें डॉक्टर साहब, जब डिलीवरी होती है ना, डिलीवरी के बाद क्या होता है, जो बॉडी जो होती है ना, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो दोबारा रीसफल करता है। रीसफल मीन्स वो प्रीवियस तरफ जाता है, प्रीवियस की तरफ, मतलब अपना जो एरिया है ना वहाँ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो रीसफलिंग की वजह से डॉक्टर साहब उसमें टाइम लगता है। उसमें क्या होता है कि ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, उसके जो हम क्लॉटिंग फैक्टर्स और ये जो रिस्क फैक्टर्स हम कहते हैं डॉक्टर साहब, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसको लगता है 6 वीक। प्लीज़ ये दिमाग में रखिएगा, ये सारा आपको दिमाग में आ जाएगा, ये 6 वीक्स लगते हैं एटलीस्ट बॉडी को सफल होने में, नॉर्मल होने में, ठीक है जी। अब इस 6 वीक्स के दरमियान अगर हम ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन यूज़ करेंगे डॉक्टर साहब, ये इंक्रीज़ करता है रिस्क ऑफ डीवीटी का, क्लॉटिंग का,
ठीक है। इसमें फिर डीवीटी अगर होने लग जाती है तो डीवीटी मारना तो नहीं है ना मामा को हमने, तो इस वजह से हम एक मुद्दत होती है जिसमें हम इसको यूज़ करेंगे और जिसमें नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब एक टेबल है, वो प्लीज़ आप रट्टा लगा लीजिएगा, वो मैं भेज दूँगी उसको, ब्रेस्ट और नॉन ब्रेस्ट का है, मैं ग्रुप में डाल दूँगी, तो आप वो प्लीज़ देख लीजिएगा उसको, वो याद कर लीजिएगा। वो पूरा टेबल है और उस टेबल के बेसिस पे है ना आपको ये याद करने हैं, सारा बहुत सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी उसके बेसिस पे। अच्छा, अब क्या होता है कि जी ये तो हो गया, हमने एस्ट्रोजन तो नहीं दिया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दिया नहीं, अब बचा क्या हमारे पास, खाली एस्ट्रोजन बचा, ओ सॉरी प्रोजेस्टेरॉन बचा। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है डॉक्टर साहब, वो हम चला सकते हैं प्रेगनेंसी में, एज लॉन्ग एज शी इज़ ब्रेस्ट फीडिंग और नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, वी कैन गिव हर प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम द स्टार्ट, वी कैन गिव हर। अब देखिए 1A में क्या प्रोजेस्टेरॉन दिल सकता है, अब आपको ये दिमाग में बात है ना, आपको पता चल गई ये बात, तो आप क्या करेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स कैन सेफली बी स्टार्टेड प्रायर टू 21 डेज, 21 डेज एनी टाइम ऑफ आफ्टर डिलीवरी इट कैन बी स्टार्टेड, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ना डॉक्टर साहब ये क्लॉट फॉर्म नहीं करता। जो कल्प्रेट है ना वो ईस्ट्रोजिन है, ईस्ट्रोजिन अंकल जो है ना वो मुश्किल करते हैं और वो कल्प्रेट अंकल हैं। प्रोजेस्टेरॉन बेचारा सीधा सीधा मासूम है, तो ये बेचारा मासूम जो है ना ये कुछ काम नहीं करता, ये ख़राबी नहीं पैदा करता, तो इसलिए जो प्रोजेस्टेरॉन है ना वो हम यूज़ कर सकते हैं प्रायर टू 21 डेज़, मतलब आफ्टर डिलीवरी शी कैन स्टार्ट इट। ओके जी। अब दूसरी बात इसने कही है, तो हमारा ए तो हमारे दिमाग में आ गया, ये सही हो सकता है। अब बी पे हम जाते हैं कि यूज़ ऑफ COC बिटवीन 6 वीक एंड 6 मंथ इज़ रिकमेंडेड इन फुली ब्रेस्ट फीडिंग वूमेन। डॉक्टर साहब कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग वूमेन जो होती है ना उसमें हम COC नहीं करते, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस मैम। हाय मैं इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, पता है वो बाज़ पता है क्या, एक्सप्लेनेशन में इसलिए समझाने की कोशिश करती हूँ डॉक्टर साहब, ये 5 ऑप्शन है, आपने कोई रट्टे तो नहीं लगाने ना बैठ के, ये 5 ऑप्शन, मुझे यही नहीं पता कि मैंने कल क्या खाना खाया था, तो मैं कहाँ से ये 5 ऑप्शन याद करूँगी। ठहरे में दूसरी कौन है, डॉक्टर आलिया आपको समझ आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है, अगर नहीं पड़ रहा तो बता दीजिए। मैम आ रहा है समझ। पल्ले पड़ रहा है? जी जी मैम। चलिए ठीक है, ओके जी। अब हम ये करते हैं, प्लीज़ अगर आपके कोई दोस्त वोस्त ज्वाइन करना चाहें तो लेट देम टू ज्वाइन, क्योंकि हम तो बिल्कुल नए हो गए अब। एनीवे अच्छा, फिर दूसरा हमारा ख़त्म हो गया, अब तीसरे पे आते हैं। नॉन ब्रेस्ट फीडिंग वूमेन कैन स्टार्ट COC बिफोर 21 वीक, 21 पोस्टमार्टम। डॉक्टर साहब कभी नहीं होता है ये 6 वीक होता है, ठीक है जी, ये भी गलत हो गया। सी, एक सिर्फ 2 बातें दिमाग में रखने से डॉक्टर साहब हमारे 5 क्वेश्चन, 5 नंबर हमें मिल जाएंगे इसके। अच्छा, अब डी की बात करते हैं। पोस्टमार्टम वुमेन ब्रेस्ट फीडिंग, नॉन ब्रेस्ट फीडिंग कैन स्टार्ट POP ओनली आफ्टर 6 वीक्स। नहीं, ये नहीं होता, ठीक है डॉक्टर साहब, ये अगर COC लिख देता ना तो फिर ये सही होता, POP नहीं होता। तो देखिए डॉक्टर ये याद रखना है कि POP हम किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर COC नहीं। ब्रेस्ट फीडिंग और नॉन ब्रेस्ट फीडिंग पे डिपेंड करता है COC। अब लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन कैन स्टार्ट COC इन द फर्स्ट 6 वीक पोस्टमार्टम। COC की डॉक्टर साहब जहाँ भी ये COC आएगा ना, बस आप इसको ये समझ लें कि ये कल्प्रेट है, हमको इसको कुछ भी नहीं करने का। समझ आ गए? ओके मैम। चले ठीक है, थर्ड कर लीजिए फिर। अगर मेरे ख्याल में टाइम भी ख़त्म होने वाला है, 5 से ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। अगर ये आपके बाद डॉक्टर आलिया करना चाहें तो कर ले, वरना आप पूरा कंटिन्यू कर लीजिए। चले थर्ड कर लीजिए। Question number 3, concerning the use of the contraception method in a woman with cardiac disease. Which one of the following is the correct statement? Prophylactic antibiotics are recommended during the increase or removal of the intrauterine contraception in a woman with increased risk of infective endocarditis. No. And in a woman on warfarin therapy, risk of a bleeding complication very high during injection of progesterone only implant, and therefore the use should be restricted in a woman. And C, intrauterine device should be fitted the hospital setting if the risk of a vaginal reaction is particularly high. A causal association has demonstrated between progesterone only contraception and venous thromboembolism. Cardiologist, option number E, cardiologist should always
be involved in a bleeding, whether to use an intrauterine contraception advice. देखिए डॉक्टर साहब, अब इसका आप इसको टुकड़ों में कीजिए पहले, तो क्या आपके दिमाग में आ रहा है? Concerning the use of contraception method, women cardiac disease ना, cardiac disease के साथ है, और इसमें following correct stage है, which one of the following correct statement? During insertion removal, contraception movement increase the risk of infective endocarditis. No ma'am, endocarditis में इसको एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं होती है. And the woman warfarin therapy के bleeding complication is very high during insertion. Progesterone only pill implant, therefore use should be restricted in these women. देखिए डॉक्टर साहब, पता है ये क्या कह रहा है, ऊपर क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि कंसर्न द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. कंट्रासेप्टिव मेथड्स जो होते हैं ना, कोई सा भी हो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इन वुमेन विद कार्डिक डिजीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट कौन सा है? मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है ना, वो एक कार्डिक डिजीज़ पेशेंट है, कार्डिक पेशेंट है, तो उसमें कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अच्छा रहेगा? पहला ये क्या कह रहा है, प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक आर रिकमेंडेड ड्यूरिंग द इंसर्शन और रिमूवल ऑफ द इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव इन अ वुमन विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. देखिए डॉक्टर साहब, ये तो आउट हो गया, क्यों? क्योंकि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में हम एंटीबायोटिक देते नहीं, और उसमें हम सिर्फ टेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं होती. अच्छा, चले आपकी बात मानते हैं. चले अब ऐसा करते कि इतना हमारे पास टाइम नहीं है, तो सीधा सीधा इसको हम, हमारा थर्ड है ना, थर्ड के आंसर को हम खुद ही देख लेते हैं. ये थी सी है, बी हमने देखा नहीं, बी का आंसर क्या है, सॉरी देख ही लेते हैं हम. हमारा बी का आंसर था 1 का, 1C था 1 का, और 2 का जो था ए था. चले ये तो हमारा सही है, ठीक है जी. अब हम चलते हैं इस पे प्रोजेस्टेरॉन. डॉक्टर साहब ये तो लंबी कहानी थी, तो इसको छोड़ देते हैं. अभी हम करते हैं ये वाले पे आ जाते हैं. हाँ, ये आ रहा 3 का आंसर क्या है, सी है, सी है डॉक्टर साहब, ठीक है, सी है. क्यों? अब देखें, अब दोबारा हम जाते हैं हमारे सी, क्यों इसने हमने कहा है, सॉरी ये हमारा सी चलेगा, यहाँ पे हमारा सी आ रहा है, सॉरी. हाँ, अब हमारा थर्ड की हम बात कर रहे थे, ये इसने थर्ड वाला आंसर ये कहा है, the intrauterine device should be fitted in the hospital setting if the risk of vasovagal reaction is particularly high. डॉक्टर साहब ये बिल्कुल सही कह रहा, 102% ये सही होता है. हमेशा जो कार्डिक पेशेंट होते हैं ना, और वो जो पेशेंट होते हैं, एक पेशेंट और होते हैं, वो पेशेंट क्या कहलाते हैं, जिनको स्टेनोसिस होती है, सर्वाइकल स्टेनोसिस जिनको अब बहुत हुआ हुआ होता है ना, तो उन पेशेंटों को भी OR के अंदर जाके ले जाके करते हैं. ये हॉस्पिटल तो नहीं, इनको जाता OR के अंदर. OR की सेटिंग एक्चुअली होती है इनके लिए ना, तो उसमें जाके ये फिट करते हैं. फिट कोई सा भी हो, फिट करने के लिए, क्योंकि इनको वेजोवेगल शॉक अगर हो गया तो ये इरिवर्सिबल हो जाता है. ये एक तो पहले ही कार्डिक पेशेंट है, ऊपर से अगर ये हो गया तो उनको बाय बाय होने के चांस ज़्यादा होते हैं. तो इस वजह से ये हॉस्पिटल में, हमेशा हॉस्पिटल सेटिंग में होता है. ये मुझ जैसी जाहिल नहीं बैठ के करेगी मेरी क्लिनिक में कमाई के लिए, ये मुझ जैसी के लिए नहीं है. ओके, इन्होंने ये कहा है पर्टिकुलर जो मतलब स्पेशलाइज्ड पेशेंट और स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होते हैं उनमें जाती है. अगर हम एक को देखते हैं, आपकी बात सही है, प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक आर रिकमेंडेड ड्यूरिंग द इंसर्शन और रिमूवल ऑफ इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्शन इन अ वुमेन विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. ओके, ये हो गया पहला. दूसरा, इन अ वुमेन विद वारफरिन थेरेपी द रिस्क ऑफ द ब्लीडिंग complication is very high during the insertion of progesterone only implant. डॉक्टर साहब ये नहीं होता, कहीं भी हो, कोई सा भी पेशेंट पे हम करेंगे ना, इम्प्लांट हमेशा जो होता है ना, ये नहीं करता है. एक पर्टिकुलर कंडीशन है जिसमें कि जो इम्प्लांट है ना, इंक्रीज़ करता है ब्लीडिंग का. वो याद रखिएगा, अभी हम करेंगे तो जब कर लेंगे, अभी नहीं. एंड देयरफॉर इट्स यूज शुड बी रिस्ट्रिक्टेड इन द दीज वुमेन. तो ये नहीं करता है. इम्प्लांट से इसका क्या ताल्लुक है डॉक्टर साहब, इसको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर थोड़ी है. इम्प्लांट जो होता है ना डॉक्टर साहब, का प्रॉब्लम करता है. इम्प्लांट का मतलब क्या हुआ, जो इम्प्लांट करेंगे तो हम जो दे रहे हैं उसको इम्प्लांट में, तो ज़्यादा ब्लीडिंग डिसऑर्डर के हमें देखना पड़ता है. बाकी तो हमें कोई मसला नहीं है. इम्प्लांट एक छोटी सी चीज़ होती है, हमने लगा देना, बात ख़त्म हो गई.
तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता वारफ्रेन का। तो ये हमारा गलत हो गया बी। सी हमने कहा सही है। डी क्या है? कॉजल एसोसिएशन हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड बिटवीन प्रोजेस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्शन एंड वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। डॉक्टर साहब कभी भी प्रोजेस्टेरॉन जो होती है ना डीवीटी नहीं काज करता है। तो डॉक्टर साहब ये भी रॉन्ग हो गया हमारा। हमेशा जो कल्परेट है ना सीओसी होता है, ये याद रख लीजिए। जहाँ सीओसी हो गया ना, खुश हो जाइए आप। प्रोजेस्टेरॉन कुछ नहीं करता, ये बेचारा मासूम सा है। ये प्रॉब्लम करते हैं, ये प्रोजेस्टेरॉन और जो का प्रॉब्लम करते हैं जब अगर ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट होते हैं ना, या कोई कैंसर का पेशेंट होता है, उसके बाद फिर दूसरी आ जाती है। यहाँ पे अभी कोई कैंसर की बात नहीं हो रही, तो इसलिए प्रोजेस्टेरॉन मासूम रोल प्ले करेगा। और द कार्डियोलॉजिस्ट विल ऑलवेज बी इन्वॉल्व इन डिसाइडिंग वेदर टू यूज़ एन इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस। ये कार्डियोलॉजिस्ट का काम नहीं है, ठीक है। वो कार्डियोलॉजिस्ट क्यों हमेशा इन्वॉल्व करेंगे। तो डॉक्टर साहब ये आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। तो अब ये पढ़ लीजिएगा, इसकी पढ़ लें ज़रा, इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। ठहर जाए। हाँ ये वाला है, ये पढ़ लीजिए, फिर हम ख़त्म करते हैं, लास्ट है, कर लीजिए डॉक्टर सलमा। एक्सप्लेनेशन में जी मैम, prophylactic antibiotic are not routinely required during insertion or removal of the intrauterine contraception in a woman. मैम स्क्रीन गाइड। और स्क्रीन गायब हो गई, आपका मसला क्या है? अच्छा चलें फिर मैं पढ़ लेती हूँ। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक आर नॉट रूटीन। रूटीन नहीं है डॉक्टर साहब, ये रूटीन नहीं होता। रूटीन में हम कभी भी नहीं देते, ठीक है जी। रूटीनली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इंसर्शन और रिमूवल ऑफ इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्शन इन वुमन विद इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो ये कभी रूटीन नहीं है, बात ख़त्म हो गई। जहाँ रूटीन का लफ्ज़ आया बात ख़त्म हो गई हमारी। इन अ वुमेन ऑन वारफ्रेन, आगे चले पढ़े, दूसरा पढ़ लीजिए। In a woman on warfarin therapy, the risk of a bleeding complication is a small during insertion of progesterone only implant, and therefore it is used should not be restricted in these women. मतलब ये कि हम प्रोजेस्टेरॉन इम्प्लांट्स उनको दे सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और सेकंड मन है कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस शुड बी बेनिफिशियल should be fitted in the hospital setting if the risk of the vasovagal reaction is particularly high. Esser-Mengel syndrome, single ventricle tachycardia or pre-existing bradycardia. और जो भी ये कार्डिक पेशेंट होंगे उनको हम हॉस्पिटल सेटिंग्स में इंसेक्शन करेंगे, क्योंकि इसमें वेसोवेगल रिएक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है। A career association has not been demonstrated between progesterone only contraceptive and venous thromboembolism. Demonstrated between the progesterone only contraception and venous thromboembolism. Not been demonstrated. इसमें ना इसके साथ thromboembolism का association नहीं होता. The use of a combined contraceptive pill is associated with increased risk of venous thromboembolism. Combined contraceptive ये जहाँ पर भी होगा तो ये इसमें गड़बड़ मचानी है। बस ये याद कर लिए, जहाँ सीओसी होगा ना वहाँ ये कल्परेट होगा, ये बदमाशी करेगा। कौन सी एक मशहूर फिल्म थी ना, कोई गुंडा बदमाश है, कोई फिल्म है पाकिस्तान की एक मशहूर कोई फिल्म है, वो याद रख लीजिएगा। सीओसी को उसका नाम दे दें। कोई फिल्म मशहूर हुई होगी पाकिस्तान में, जो भी कोई हुई है उसका नाम दे दें आप। ओके चले, सीओसी गुंडा है, चले गुंडे को कर लें, गुंडा आता है, गुंडे के नाम से याद कर लें। Okay, ma'am. Cardiologist should be counseled before deciding whether to use an intrauterine contraceptive device. कार्डियोलॉजिस्ट को हम कंसल्ट करेंगे कि वो एडवाइस करते हैं कि नहीं इंट्रायूट्राइन डिवाइस को यूज आफ्टर Desogestrel progesterone pill only may be considered in the as an interim method. As an interim method while seeking advice about appropriate contraception, except for women on enzyme induction medication, enzyme induction medication.
डॉक्टर साहब ये आप लोग नहीं थे ना, ये एंजाइम मेडिकेशंस होते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, एक एंटीबायोटिक दो तरह की होती हैं। एक एंजाइम इंड्यूसिंग होती है जिसमें लेमाट्रोजॉन जितनी भी है ना, ये एंटी एपिलेप्टिक जो होती हैं, वो जो होता है ना एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स होती हैं, वो क्या करती हैं कि वो जो एब्जॉर्प्शन होता है ना कॉन्ट्रासेप्शन का, वो डिक्रीज़ कर देती हैं। जब वो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ होगा तो उसको इंक्रीज़ रिस्क हो जाएगा ना प्रेगनेंसी का। तो इस वजह से फिर ये चेंज करते हैं मेडिकेशन। मगर ये COC में एक मेडिकेशन, सॉरी वो उसमें EC में, उसको फिर हम डबल डोज से कर देते हैं। एनी वो तो बात की बात है, अभी तो हम नहीं कर रहे, ये बात सीधी सीधी कर रही। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। क्लियर? डॉक्टर ओके मैम, आलिया, चलिए। यू वांट टू रीड? चौथा चौथा अपने पढ़ना है, अभी है 5 मिनट। डॉक्टर आलिया, यस यू मैम, वांट? जी मैम पढ़ लेती हूँ। चौथा 1 मिनट रुकिएगा, नंबर 4 है। 1 सेकेंड, 1 मिनट रुकिए, हम वहाँ जाते हैं जहाँ से हम शुरू हुए थे, हमारी लव स्टोरी पे जाते हैं। ये चौथी है, बोली ये कर ली, देख लीजिए, आ रहा है आपके सामने क्वेश्चन। Yes ma'am, a 28-year-old woman attends a family थैंक यू planning डॉक्टर clinic for सलमा। contraception. सॉरी यस मैम। डॉक्टर आलिया, मैंने डॉक्टर सलमा का थैंक यू नहीं किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर सलमा। नो मैम, यू आर ए वेरी वेरी नाइस लेक्चर एंड ग्रेट। मेरे समझ पास आ वर्ड्स नहीं कि मैं आपको कहूँ कुछ। नहीं डॉक्टर साहब, पता है समझ आ जाए तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। डॉक्टर साहब ये जो है ना, सारे तो नहीं आते हैं ना। देखिए डॉक्टर साहब, पूरी की पूरी किताबों के तो हमें नहीं आएंगे ना बैठ के सारा वहाँ से, जब तक का, और हम 5 ऑप्शन याद भी नहीं कर सकते। हमें हिम्मत कहाँ है, मैंने अभी फिर वही बात कह रही हूँ, मुझे तो हमें कहाँ याद रहता है हमने परसों क्या खाया था, कल क्या खाया था। तो ये 5 ऑप्शन कैसे याद रहेंगे जब तक कि हम थोड़ा, देखिए डॉक्टर साहब पता है क्या, गाते गाते बंजारा होता है। अभी आपको समझ इतना नहीं आएगा, आप जब इसको दोबारा खुद रिवाइज करेंगे, इसलिए मैंने बुक को डाउनलोड किया है। जब आप इस खुद दोबारा एक दफ़ा पढ़ेंगी ना, और उसको यूट्यूब में आप देख लेंगी, देखते ही उसके साथ जाएंगी, तो डॉक्टर साहब आपको बिल्कुल ये हलवे की तरह लगेगा सेकंड टाइम। सॉरी डॉक्टर साहब, डॉक्टर आलिया, सॉरी वो मैं बीच में करने लगी। चलें, शुरू शुरू कर लीजिए, फोर्थ कर लीजिए प्लीज़। आई होप कि फिनिश हो जाए। A 28-year-old woman attends a family planning clinic for contraception advice. She has tested positive for BRCA1 gene. She has blood pressure of 140/92 at her last visit with GP. The following are the true regarding contraceptive use for her, except which one? A. She can be advised that there may be an additional risk of breast cancer with COC use. B. She can be advised that there is reduction in the risk of colorectal cancer with COC use. C. In view of her being a BRCA1 gene carrier, her risk of ovarian cancer increases by 30% with COC use. D. She can be advised that COC use provides a protective effect against endometrial cancer that continues for 15 years and more after stopping COC. Hypertension may increase the risk of stroke and myocardial infarction in those using COC. देखिए डॉक्टर साहब, पता है क्या, अगर आप लोग को टाइम मिल जाता है, यकीन करें मैंने बहुत मेहनत से ये किए थे। COC की इतनी बड़ी बड़ी गाइडलाइनें, 80 100 पेजों का, उनका मैंने तिया पाचा करके उनको शॉर्ट किया था। तो प्लीज़ अगर आपको टाइम मिल जाता है तो आप कल तो नहीं, अब तो ख़त्म हो चुका है, मगर नेक्स्ट वीक वो चलेगा तो थोड़ा सा अटेंड कर लेंगे, आपको थोड़ा सा आ जाएगा। क्योंकि डॉक्टर साहब इसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ये एक खेल नहीं है ये वाला कॉन्ट्रासेप्शन, क्योंकि नॉर्मल यूज़ की चीज़ें हैं, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कैंसर के क्वेश्चन बहुत आते हैं। डॉक्टर सलमा आपने बिल्कुल सही कहा था, कैंसर के बहुत आते हैं। अब जो मैं जितना देख रही हूँ तो क्योंकि डॉक्टर साहब मैंने आपको पहले ही कहा था ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन थ्योरी, तो मगर फिर भी तुक्के में चल रही है। तो उसमें क्या होता है कि अब नाउ आई अंडरस्टैंड कि ऑन्कोलॉजी के बहुत आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर साहब ये कॉन्ट्रासेप्शन इसमें इंपॉर्टेंट जो हम देखते हैं ना डॉक्टर साहब, ये BRCA1 BRCA जीन है। BRCA1 जीन होती है, BRCA2 जीन होती है। तो इसमें जो रेस होते हैं ना, वो क्या इंक्रीज होता है, यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, इसने कहा है कि 28 ईयर्स की है, वो फैमिली प्लानिंग में आई है कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस के लिए, क्योंकि उसको वो पॉजिटिव BRCA1 पॉजिटिव हुआ है, और उसको ब्लड प्रेशर कितना है, 140/92 है, और हर लास्ट विजिट में जो GP के पास आई थी उसका BP इतना है। तो कह रहा है कि फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द कॉन्ट्रासेप्शन यूज फॉर हर एक्सेप्ट। देखिए डॉक्टर साहब सारे तो सही हैं, एक्सेप्ट कौन सा वाला सही नहीं है, उसको ये चाहिए, नहीं सही का क्वेश्चन चाहिए। तो फोर्थ का आप आंसर पढ़ लीजिए ताकि फिर ज़्यादा फिर मुश्किल नहीं हो।
यहीं से हम सारा इसका तिया पाचा कर लें। ये फोर्थ देख लीजिए, 3 है, ये फोर्थ आ गया। हाँ ये डॉक्टर साहब ये फोर्थ है। ये 4 का आंसर क्या है? सी है। ठीक है, सी का मतलब क्या हुआ कि हमने 4 का हमारा सी है, सॉरी ये भी करते हैं। 4 ये आ रहा है, देखें कहाँ चला गया। ये 4 का हमारा आंसर सी है। इसमें क्या कह रहा है? इन व्यू ऑफ हर बीइंग अ BRCA1 कैरियर, हर रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर इंक्रीज बाय 30% विथ COC यूज़। ये आपने याद रखना है। BRCA1 जो होता है ना, BRCA2 का एक छोटा सा चार्ट है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो मैं ग्रुप में डाल दूँ, तो आप प्लीज़ उसमें से निकाल लीजिएगा। ठीक है जी, ग्रुप में से निकाल लीजिएगा। और ये जो है इसके अंदर है, क्या नाम है, ये जो ग्राफ बना हुआ जो मैं आपसे कह रही थी उसमें डालूंगी, तो ये इसमें से निकाल लीजिएगा। इसी के अंदर ये ऊपर आ रहा है, तो ये देख लीजिएगा। अब जल्दी से ये पढ़ लीजिए, आप इसके जवाब को पढ़ लीजिए। 4th का जो है ना, ये वाला जो मैं आपसे कह रही थी, ये कौन से पेज पे है? ये पेज 142 पे है। एक तो ये इसमें से पढ़ लीजिएगा, और मैं थोड़ा सा और बताऊंगी, वो भी डाल दूंगी, तो वो देख लीजिएगा। ये 42 पे, तो इसको आपने क्या करना है, ये जो आपके सामने चल रहा, प्लीज़ प्लीज़ फॉर गॉड सेक इसको रट्टा लगाना है आपने। आंखें बंद करके भी आपको ये याद आना चाहिए। ये बहुत आपका बेसिक्स का काम आएगा, तो इसको आपने रट्टा लगाना है। प्लीज़ डॉक्टर साहब ये 4 पढ़ लीजिएगा। किसी ने नए ज्वाइन किया, प्लीज़ अपनी को बंद कर देंगे आप माइक। ये 4 पढ़ लीजिए। ठहरे, मैं फिर इनका माइक देखती हूँ। चलें, थैंक यू सो मच, बंद कर दी। चलिए 4 पढ़ लीजिए प्लीज़ डॉक्टर आलिया। For women who are at high risk of developing ovarian cancer, such as those who are BRCA1 and BRCA2 gene carrier, studies suggest that this risk can be reduced by 60% by using COC pills. Also, a POP may confer an even greater level of protection. अब देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में उसने कहा था कि सारों में से कौन सा एक नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। ओके, तो यहाँ ये क्या जवाब दे रहा है? यहाँ ये जवाब दे रहा है कि वो हाई रिस्क को, सॉरी मैम क्वेश्चन वो ऑप्शन में था 30% इंक्रीज विद COC था। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ ना, उसमें नहीं, वो 30 और उसने उसको जवाब किया कि नहीं, सही नहीं है। जो भी सवाल हैं, जो भी ऑप्शन है, उन ऑप्शन में कौन सा वाला ऑप्शन है? 4C जो ऑप्शन है ना, वो सही नहीं है। बस ये कह रहा है। अब 30% 60% ये आपने रट्टा लगाना है। ठीक है, तो जी मैम। आप देख लीजिए, देखे समझे इसको। ये क्या कह रहा है कि हुआ रहा हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग ओवेरियन कैंसर कौन सी वाली होती है? जिनको BRCA1 BRCA2 जीन होती है। डॉक्टर साहब ये याद रखिएगा कौन सी जीन होती है। BRCA1 BRCA2 जीन के कैरियर जो होते हैं। स्टडी ने बताया कि हाई रिस्क को रिड्यूस है, डॉक्टर साहब प्लीज़ ये याद रखिए, ये रिड्यूस करता है बाय 60% बाय यूजिंग COC पिल। 60% रिड्यूस होता है, इंक्रीज नहीं होता, रिड्यूस होता है रिस्क को। आल्सो POP में कन्फर्म एंड इवन ग्रेटर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, तो साहब POP भी डिक्रीज करता है। तो COC जो है ना, अब अगर हम C पे जाते हैं तो दोबारा देखें उसको, कोशिश करते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। जो कि C था ना, देखें क्या कह रहा है। इन व्यू ऑफ हर बीइंग अ BRCA1 जीन कैरियर, हर रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर इंक्रीजेज है। डॉक्टर साहब ये इंक्रीज है, ये इंक्रीज नहीं होता, रिड्यूस होता है। ये याद रखिए। 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, इसको भूल जाएं आप। उसने जो भी कुछ लिखा है इसको भूल जाइए। कितने भी परसेंट है उनकी मर्जी है, दे दे। मैं लिख दूं इस पर 50 है, 60, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज दैट इंक्रीज। दिस इज द मेन, दिस इज द गोल्डन वर्ड। प्लीज समझ आया बात? ये गोल्डन वर्ड यहाँ पे क्या हुआ? इंक्रीज की बात हो रही है। BRCA1 BRCA जीन जो होती है ना, COC के यूज से डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होता रिस्क। समझ आ गया? जी मैम। पल्ले पड़ गया? तो अब आगे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सॉरी, मैं बताना चाह रही थी कि देखें डॉक्टर साहब ये फ़र्क है। आपने कहा ना 30%, तो इस वजह से मैंने आपको फिर दोबारा दिखाया है वो वाली बात, ठीक है। ये सॉरी 4 कर रहे हैं हम, ज़्यादा ही आगे घूम गए। कहाँ चला गया ये 4? ये 2 है। ये इतने बड़े बड़े आंसर दे दिए अंकलों ने। 3 है। डॉक्टर साहब ये 4 कर लीजिए प्लीज़, पूरा कर लें ये वाला। ये 4th है ना, सामने चल रहा है। आगे पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लें कंबाइन के बाद।
Oral contraceptives use risk and benefits. Women can be advised that CHC used in perimenopause may help to maintain bone mineral density. Use of combined contraceptive may help to reduce menstrual pain and bleeding. Women can be advised that in clinic practice, combined may reduce menopausal symptoms. Women experiencing menopausal symptoms may, while using CHC, may wish to try an extended regime. डॉक्टर साहब असल में ये जब स्लाइड चलती है ना तो वो फिर पीछे का बंद है। डॉक्टर साहब प्लीज़ आप बंद कर लेंगे, कोई भी है ठहरे। डॉक्टर साहब आप कर लें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मुझे पीछे से नज़र नहीं आ रहा है जब स्लाइड चलती है ना डॉक्टर साहब। आई कैन नॉट गेट इट, 1 सेकेंड मुझे रुके। ये Mic on. डॉक्टर आलिया नहीं है ये डॉक्टर माला। डॉक्टर माला प्लीज़ अपना बंद कर लेंगे माइक को। ठहर जाए, फिर मुझे ही करना पड़ेगा। फिर सारी चीज़ें पता है क्या, फिर दोबारा चले मैंने कर दिया उनको म्यूट, मैंने कर दिया म्यूट। चलिए आप कर लें, करें। ये बहुत Women सारी एक्सप्लेनेशन है डॉक्टर साहब, सारी को तो आपको दिमाग में नहीं रहेगी, क्योंकि COC जब तक आप नहीं पढ़ेंगे ना, वो इतनी शैतान की आद गाइडलाइन है ना, तो वो आपको समझ में पल्ले नहीं पड़ेगा। बस आपने इसको दिमाग में रखना है, क्योंकि वो मैं आपको वो उसमें हुई भी है, मगर आपके पास तो यूट्यूब में है, ये यूट्यूब में डाला हुआ है, तो आप चाहे तो पढ़ लीजिए। चले जल्दी से पढ़ लीजिए, कर लें, आगे पढ़ें, ये अभी ख़त्म होने वाला है। women can be advised that there is reduction in the risk of colorectal cancer with CHC use. Women can be advised that CHC use provides a protective effect against ovarian endometrial cancer that continues for 15 years or more after stopping CHC. Women can be advised that there may be a small additional risk of breast cancer with CHC use, which reduces to no risk 10 years after stopping its use. Women who are age 35 years or over and smoke should be advised that the risk of using CHC usually outweigh the benefits. Clinicians should be aware that there may be a very small increased risk of ischemic stroke with CHC use. Women with cardiovascular diseases, stroke, or migraine with aura should be advised against the use of CHC. Practitioners who are prescribing CHC to women aged over 40 years may wish to consider a pill with less than 30 micrograms of ethinyl estradiol as a suitable first choice. Hypertension may increase the risk of stroke and MI in those using COC. Blood pressure should be checked before and at least 6 months after initiating a woman aged over 40 years on CHC and monitored at least annually thereafter. समझ आया डॉक्टर साहब, ये आपको ये सारी लव स्टोरी जो बताई है ना इसने COC और उसकी बताइए, उसके बारे में बताइए कि ये क्या क्या ख़राबियाँ करता है, क्या गुंडागिरी करता है, और क्या बेचारा शरीफ इंसान बना हुआ है। तो ये इसका पूरा प्लीज़ इसको एक दफ़ा पढ़ के आप इसमें से पॉइंट्स निकाल लीजिएगा, नहीं तो फिर वो जो यूट्यूब पे डला हुआ है उसमें से निकाल लीजिएगा, वट एवर यू लाइक इट। तो डॉक्टर साहब सारा खेल कहानी मकसद ये है कि ये जो है ना COC का जो यूज़ होता है ना, डिक्रीज़ करता है एंडोमेट्रियल कैंसर को, डिक्रीज़ करता है, और जो होता है कोलोरेक्टल कैंसर को डिक्रीज़ करता है, और ओवेरियन कैंसर को डिक्रीज़ करता है, मगर सर्वाइकल कैंसर को ये इंक्रीज़ करता है। ये याद रखिएगा, COC जो है ना वो तो बात की बात है, सर्वाइकल कैंसर में आ जाता है, और जो ब्रेस्ट कैंसर का स्मॉल रिस्क होता है, और DVT का हाई रिस्क होता है यूज़ का COC का। तो डॉक्टर साहब एक डिफरेंस आप दिमाग में याद रखिएगा कि ये जो COC का होता है ना, DVT का हाई रिस्क होता है, हाई रिस्क होता है, हाई रिस्क होता है, इंक्रीज़ 10 दफ़ा इसलिए बता रही हूँ। मगर जो ब्रेस्ट कैंसर और स्ट्रोक और ये जो दूसरी औरा की जो ये बात कर रहा है ना, ये इसकी ये स्मॉल रिस्क होता है, स्मॉल होता है रिस्क, हाई रिस्क नहीं होता, स्मॉल रिस्क होता है, मगर DVT का हाई रिस्क होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अब ये वार्निंग शुरू हो गई है, एंड इंशाल्लाह फिर हम कल मिलते हैं, तो कल ये 5-4 के बाद हम कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इफ़ प्लीज़ आपको नहीं आया तो रियली आई एम वेरी सॉरी। क्या सॉरी कहिए? Thank you so much. समझ आ गया बहुत अच्छे से। चलें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो प्लीज़ अगर आपको कोई सजेशन आप लोगों को किसी को देनी है तो प्लीज़ सजेशन दे दीजिएगा उसमें ग्रुप के अंदर, और प्लीज़ अपने किसी फ्रेंड्स वगैरह को बता दें अगर वो भी यूज़ कर लें। तो डॉक्टर साहब ये तो फ्री ऑफ चार्ज है, इट्स नॉट विद मनी। तो प्लीज़ अगर कोई आप देखें डॉक्टर साहब, ये होता है मैंने तो इसलिए किया, दिस इज़ फॉर माई पेरेंट्स, दिस इज़ सदका जारिया, आपको अल्लाह ना करे किसी को ज़रूरत है, दिस इज़ फॉर माई पेरेंट्स आई एम डूइंग इट।
तो अल्लाह मियाँ सबके माँ बाप को सबके लिए सलामत सब चीज़ों के लिए रखे। अगर आप किसी को बता देंगी तो उनको फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब छोटी छोटी नेकियां जो होती हैं ना वो काम आती हैं। ठीक है, पैसे की तो वो अलग चीज़ है, एवरीबॉडी नीड दैट थिंग, दिस इज़ समथिंग एल्स। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। मगर डॉक्टर साहब बात थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें होती हैं ना वो काम आती हैं। कि अगर रास्ते में आप जा रहे हैं कोई चीज़ हटा देंगे, रास्ते हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ये भी आपका एक सदका जारिया है। तो आप अपनी फ्रेंड्स को बता देंगे, दो चार अगर वो ज्वाइन हो जाएंगी तो उसमें ये ज़रूरी थोड़ी है कि वो मेरे पेड में आ जाएंगी। और पेड तो मैं अभी कर भी नहीं रही हूँ, सिर्फ एक यही जो अभी चल रहा है मेरा पेड, बस वही है। ठीक है, चले इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबका। थैंक यू डॉक्टर सलमान, नाइस टू सी यू एवरीबॉडी। सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ना। ये डॉक्टर्स कौन सी हैं प्लीज़, ये अभी नई ज्वाइन हुई हैं। डॉक्टर हसीबा कौसर, रियली आई एम वेरी सॉरी कि आप देर से ज्वाइन हुई हैं, आपको इतना कुछ समझ नहीं आया होगा। आई होप वी विल मीट अगेन। अल्लाह हाफिज़।